15 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने जन धन योजना के रूप में एक रिवॉल्यूशनरी अनाउंसमेंट की और इससे एनपीसीआई के आइकॉनिक वेंचर को बढ़ावा मिला था। जिस वेंचर की मैं बात कर रही हूँ वो भारत का खुद का कार्ड नेटवर्क है, जिसको हम रुपए के नेम से जानते हैं। रुपए ने इंडियन पेमेंट इंडस्ट्री में इतनी बड़ी जगह ले ली कि जो 2013 तक सारे कार्ड का सिर्फ 0.6% था, वो सिर्फ 4 साल में 2017 में भारत का सबसे बड़ा पेमेंट कार्ड बन गया। रुपए टोटल 375 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ वीजा को भी पार कर चुका था और 2020 में वो भारत के कार्ड मार्केट का 60% शेयर होल्ड कर रहा था। इसने वीजा को बहुत खतरे में डाल दिया और उसने यूएस गवर्नमेंट से रुपए के अगेंस्ट खड़े होने के लिए ऑफर रखा। तो सवाल ये है कि रुपए ने कैसे सिर्फ 6 सालों में ही इंडिया के $1 बिलियन के वीजा और मास्टर कार्ड की सत्ता को खत्म कर दिया था। इस क्रांतिकारी पहल के पीछे सरकार की क्या रणनीति और मकसद था, और सबसे जरूरी है ये कि भारत के नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में क्या जानना जरूरी है और ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पेमेंट इकोसिस्टम काम कैसे करता है। तो हम इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास HDFC वीजा कार्ड है जिसकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपीस है और मैं एलन सोली के कपड़े खरीद रही हूँ। एलन सोली एक क्लॉथिंग मर्चेंट है जिसका अकाउंट ICICI में है। ये HDFC को इशुइंग बैंक और ICICI को एक्वायरिंग बैंक बनाता है। इस तरह बैकएंड में हमारा ट्रांजेक्शन का प्रोसेस होता है। जब मैं 10,000 रुपीज की पेमेंट करने के लिए अपने HDFC कार्ड की डिटेल डालूंगी तो मेरे अकाउंट की डिटेल वेबसाइट के पेमेंट गेटवे में एंटर हो जाएंगी, जो इस केस में रेजरपे है। रेजरपे का ये फायदा है कि वो मर्चेंट व्यापारी को अलग अलग सोर्सेज से पेमेंट रिसीव करने की सुविधा देती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI एक्सेट्रा। अब क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, रेजरपे मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन अमाउंट कलेक्ट करेगा और फिर वो मर्चेंट के बैंक को पास करेगा, जो इस केस में ICICI है। वहाँ से ICICI ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और मेरे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क की डिटेल्स को फॉलो करेगा, जो इस केस में वीजा है। यहाँ वीजा मेरे बैंक से ट्रांजैक्शन को रूट करेगा, जो HDFC है, और अप्रूवल के लिए पूछेगा। तो बेसिकली वीजा HDFC सिस्टम से पूछता है कि क्या मेरे पास इनफ फंड्स हैं और मेरे अकाउंट का स्टेटस क्या है। तो चलो मान लेते हैं कि मेरा कार्ड ब्लॉक्ड है, तो ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। अगर मेरे पास इनफ क्रेडिट लिमिट नहीं होगी तब भी ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। उसी तरह से डेबिट कार्ड के केस में अगर मेरे अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं होगा तो मेरा ट्रांजैक्शन रद्द हो जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक होगा और मेरे पास रिक्वायर्ड क्रेडिट लिमिट होगी तो ये पूरा ट्रांजैक्शन ऑथोराइज हो जाएगा। इस पूरी अप्रूवल के प्रोसेस को ऑथोराइजेशन कहते हैं। इसके बाद HDFC वीजा को वापस रिस्पॉन्स भेजेगा, जहां HDFC बोलेगा कि सब कुछ सही है और रिस्पॉन्स के साथ ऑथराइजेशन कोड भेजेगा, और इस तरह से मेरे HDFC अकाउंट से 10,000 रुपीज होल्ड पर चले जाएंगे। फिर वीजा इस अप्रूवल को मर्चेंट के पेमेंट प्रोसेसर, जो इस केस में रेजरपे है, को भेजेगा। रेजरपे इस अप्रूवल को एक्वायरिंग बैंक को भेजता है, जो इस केस में ICICI है। ICICI फिर अप्रूवल को मर्चेंट के टर्मिनल पर भेजता है और मर्चेंट उसके ट्रांजैक्शन टाइप के हिसाब से मर्चेंट टर्मिनल कस्टमर की साइन के लिए बिल प्रिंट करेगा। तो अगर ये एक वेबसाइट है तो आपको डिजिटल बिल मिलेगी, और अगर ये स्वाइप मशीन है तो आपको प्रिंटेड बिल मिलेगी। इस तरह से ट्रांजैक्शन की पूरी प्रोसेस काम करती है। अगर हम इस प्रोसेस की बिजनेस पार्ट की बात करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए इशुइंग या कस्टमर बैंक का और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क अपनी फीस मांगते हैं, जो दोनों मिलाकर लगभग 3% होती है, जो इस केस में 300 INR होगी। ये फीस 1 से 3% तक कुछ भी हो सकती है। इस केस में 3% लेते हुए 300 रुपीज कट कर 9,700 रुपीज मर्चेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। ये 300 रुपीज की ट्रांजैक्शन फीस को MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। इसके अलावा रेजरपे 0.5% का चार्ज लगाएगा, जिसमें आखिरकार मर्चेंट के पास 9,650 रुपीज जाएंगे। इस तरह हर रोज दिन भर के ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए हमारा पेमेंट इकोसिस्टम काम करता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 3 सिंपल डिफरेंसेस हैं। डेबिट कार्ड के केस में या तो पैसे सीधे बैंक अकाउंट से कट जाएंगे ताकि रीपेमेंट प्रोसेस को दूर किया जा सके। दूसरा ये कि क्रेडिट कार्ड का MDR डेबिट कार्ड से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जहां डेबिट की MDR को 0.9% रखा गया है तो वहीं क्रेडिट कार्ड का MDR 1 to 3% के बीच है। अब इसको बहुत ध्यान से सुने। ये MDR रेट बेसिकली 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। पहला इंटरचेंज फी और दूसरा स्विचिंग फी। इंटरचेंज फी वो फी है जो इशुइंग बैंक एक्वायरिंग बैंक को चार्ज करता है। सरल शब्दों में उपभोक्ता का बैंक व्यापारी के बैंक को चार्ज करता है। इस केस में HDFC बैंक ICICI बैंक को चार्ज कर रहा है। स्विचिंग फी कार्ड नेटवर्क की तरफ से इशुइंग बैंक को चार्ज की जाती है। इस केस में वीजा उपभोक्ता के बैंक HDFC को चार्ज कर रहा है। और 2014 तक वीजा और मास्टर कार्ड एक साथ इंडिया के कार्ड नेटवर्क के 2 सबसे पावरफुल प्लेयर्स थे। बट वहाँ से कुछ अद्भुत हुआ और फिर भारत सरकार अपनी खुद की कार्ड नेटवर्क के साथ आई, जिसको हम रुपए के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऐलान किया
और इस पहल के साथ बैंकों को अनबैंक्ड पॉपुलेशन के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ जीरो बैलेंस के खाते खोलना अनिवार्य हो गया। फिर उसी साल यानी 2014 से ही देश भर में लाखों की संख्या में बैंक अकाउंट्स खुलना शुरू हो गए। जनवरी 2015 तक ये नंबर बढ़कर 125 मिलियन हो गया था और जनवरी 2021 तक 416.5 मिलियन बैंक अकाउंट खुल चुके थे। इस संख्या का आधे से ज्यादा हिस्सा फीमेल्स और रूरल पीपल का था और इस तरह से रुपए इंडिया में आया था। भारत के लो इकोनॉमिकल स्टेटस के लोगों को कार्ड से ट्रांजैक्शन करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वीजा और मास्टर कार्ड के परसेंटेज चार्ज से हटकर रुपए ने फिक्स्ड एमडी कार्ड लगाया जो कि सिर्फ 90 पैसे था। इन 90 पैसे में से 60 पैसे इशुइंग बैंक और 30 पैसे एक्वायरिंग बैंक को जाता है। और एनसीपीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एपी होता के मुताबिक बहुमूल्य सफलता का एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था और उसके बाद जो हुआ वो क्रांति से कम नहीं था। सारे भारतीय उद्योग जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा था उनको अपने कस्टमर्स को रुपए पेमेंट का ऑप्शन देना जरूरी हो गया और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक अब तक कुल 31.74 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके बाद भारत सरकार ने अगला बड़ा ऐलान किया। उसमें उन्होंने बताया कि रुपए डेबिट कार्ड के लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MTR लगेगा और इसने वीजा को बहुत मुसीबत में डाल दिया कि वो यूएस गवर्नमेंट से मदद की उम्मीद कर रही है। अभी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रुपए और वीजा के बीच में बिजनेस वॉर कहाँ से और क्यों आया और भारत सरकार ने जीरो MDR का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया। इसका जवाब इंडियन बैंकिंग इकोसिस्टम की प्रॉब्लम्स में प्रेजेंट है और यहाँ हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसकी वजह से भारत सरकार ने रुपे कार्ड लॉन्च किया। अगर हम 10 साल पीछे 2011 में जाए तो 1557 मिलियन लोग जो भारत की पॉपुलेशन का 50% है उनके पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था। ये इसलिए था कि बैंक यूजर्स को कम से कम 3000 से 5000 का मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में रखने के लिए बोलता है। ये हमारे लिए कुछ हद तक जस्टिफाइड हो सकता है पर लोग जैसे कि डेली वेज लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स और मेड ये पूरी रकम उनके लिए उनके घर का किराया, अनाज और दाना पानी का हिस्सा होता है। इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ज्यादातर लोग जैसे चाय वाला या पानी पूरी वाला बैंक में खाता खोलने से पीछे हटते हैं। इसका मतलब ये था कि 557 मिलियन लोगों को किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट या फैसिलिटी नहीं मिल रही थी और अगर सरकार सहायता करना चाह भी रही थी तो जब 50% पॉपुलेशन बैंकिंग सिस्टम से दूर हो तो ये किसी डिजास्टर से कम नहीं था। आखिर क्या कारण था कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को इंट्रोड्यूस किया और ये निश्चित किया कि देश का हर एक नागरिक बिना किसी मिनिमम बैलेंस के बैरियर के बिना बैंक से लिंक हो। और ये अद्भुत था कि इन बैंक खातों में टोटल एक्सपेक्टेड बैलेंस अमाउंट 1,37,195.93 करोड़ रुपीस थी जो कि $18 बिलियन के बराबर था। पर यहाँ पर सरकार ने एक बड़ी चुनौती खोजी। आप देखते होंगे कि जब भी हम कोई नया बैंक अकाउंट खोलते हैं तो चेक बुक, डेबिट कार्ड अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में हमें साथ में मिलता है। ये डेबिट कार्ड जरूरी होता है क्योंकि इसी से आप ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं और साथ ही कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कर पाते हैं और इसी वजह से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी सर्विसेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये वो जगह थी जब सरकार ने बड़ी चुनौतियां खोजी जिसमें से पहला था कि उस समय देश में 500 से ज्यादा बैंक्स होने के बावजूद वीजा और मास्टर कार्ड सिर्फ 50 बैंकों को ही अपनी सर्विस दे रही थी और वो भी ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स के साथ ही डील करते थे। तो इंडिया में ऐसे कार्ड नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो बाकी के बचे हुए 500 बैंकों को सर्विस दे सके। दूसरा, अनबैंक लोगों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए कस्टमाइजेशन जैसे किसानों को क्रेडिट लाइन टू फार्मर और उनको अनाज खरीदने में मदद करना शामिल था। ये सुविधाएं वीजा और मास्टर कार्ड के साथ उपलब्ध नहीं थी। और तीसरा ये कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जहां ज़ारा, मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े व्यापारी जिनका 40, 50 या 90% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है उनके लिए शायद आसान था, पर स्मॉल स्केल वेंडर्स जैसे इलेक्ट्रिकल या ग्रोसरी स्टोर जिनका प्रॉफिट मार्जिन 10 से 30% तक का होता है और उस केस में अगर हम 1 से 3% का MDR चार्ज करेंगे तो उनके लिए वो पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही कारण था कि रुपए के जरिए जीरो MDR को पेश किया गया। अब सवाल ये है कि क्या बैंक्स को इसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अब जब MDR जीरो है तो दोनों इंटरचेंज और स्विचिंग फी भी जीरो होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये बैंक्स के लिए भी कैसे सही है। स्टार्टर्स के लिए इंटरचेंज फी और इस तरह की फीस की सप्लाई के लिए सरकार ने 1300 करोड़ रुपीस का कंपनसेशन रखा है ताकि इकोसिस्टम में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन नुकसान का कंपनसेशन मिल सके। इस तरह भारत की सरकार कैश विड्रॉल कर रही है ताकि इंडिया के पिरामिड का निचला हिस्सा भी यहाँ के बैंकिंग सिस्टम में शामिल हो सके। अब सवाल है कि पेमेंट सर्विस को फ्री करने में 1300 करोड़ इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है। क्या ये टेक्स्ट बेस्ड पैसे का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं है? सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार एक कार्ड नेटवर्क पर इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट करती
रही है। ये भारत के सामान्य नागरिक का जीवन किस तरह से बदल सकता है। इस कदम से सबसे पहली चीज सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव रख दी। इससे सरकार को भारत की जनता तक अपनी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाने का एक इजी रास्ता मिल गया है। दूसरा कि भारत उन नागरिकों तक भी अपनी योजनाएं और सेवाएं पहुंचा सकता है जो वीजा और मास्टर कार्ड से पॉसिबल नहीं था। इसकी शुरुआत रुपए अपने 5 प्रकार से पहले ही कर चुका है। इन कार्ड के टाइप में शामिल है पहला PMJDY डेबिट कार्ड, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट से डेथ या टोटल डिसेबिलिटी होने पर 2 लाख तक का कवरेज मिलता है। दूसरा मुद्रा कार्ड, जिसका उपयोग मल्टीपल विड्रॉवल्स करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा द पन ग्रेन कार्ड, जिससे पन ग्रेन मंडीज में ऑटोमेटिक ग्रेन प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी दी जाती है। चौथा किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे जरूरतमंद किसानों को कम से कम समय पर खेती और खेती से बाहर की किसी भी एक्टिविटी के लिए फैसिलिटी दी जाती है। पांचवा, इससे इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हेल्प हो सकती है। और आखिर में जैसे वीजा और मास्टर कार्ड फॉरेन एंटिटीज होने के बाद भी इंडियन इकोसिस्टम की डोमिनेटिंग एंटिटीज बन गई हैं, उसी प्रकार रुपे और UPI अब विदेशी मिट्टी पर अपनी सत्ता जमाने की तैयारी कर रहे हैं। इस विजन के साथ कि पेमेंट इंडस्ट्री को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में रिवॉल्यूशनाइज किया जाए।